वेलकम एवरीवन। तो हमने जहाँ से छोड़ा था क्लास में वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। दोहा राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑन पेटेंट इन मेडिसिन के बारे में बात कर चुके हैं हम। टुडे वी विल स्टार्ट ऑफ विद द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में बात होगी, एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में, मार्केट एक्सेस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। सबसे पहले बात चलती है डोमेस्टिक सपोर्ट की। अब अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूटीओ हमारा डोमेस्टिक सपोर्ट जो कि है गारंटीड मिनिमम प्राइस या इनपुट सब्सिडीज जो हम देते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री बॉक्सेस. The three boxes are amber box, green box and blue box. So I've given you time to take a screenshot. Now I'm going to come and explain it. So सबसे पहला आया ग्रीन बॉक्स। जो हरी लाइट होती है ट्रैफिक लाइट, उससे हमें क्या पता चलता है कि इट्स अ ट्रैफिक लाइट, इट्स अ सिग्नल टू गो, मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ग्रीन बॉक्स में जो हम सपोर्ट देते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो जायज़ माना जाता है, ठीक माना जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार कहती है उसको दे चलो। डब्ल्यूटीओ भी बोलती है कि जितना मन चाहे उतना ग्रीन बॉक्स की सब्सिडीज आप दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सो इट इज़ द लीस्ट मार्केट डिस्टॉर्टिंग, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दे दी, या एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, या डिजास्टर रिलेटेड सब्सिडी दे दी। ऑल ऑफ दी सब्सिडीज आर कंसिडर्ड करेक्ट। अब दो टाइप की सब्सिडी, दो और कैटेगराइजेशंस हैं। एक होती है इनकम सपोर्ट सब्सिडी, एक होती है प्राइस सपोर्ट सब्सिडी। नाम से पता चल रहा है, इनकम सपोर्ट सब्सिडी इज सपोर्टिंग माय इनकम। अब मेरी इनकम को सपोर्ट करके उसके बाद मैं इस इनकम से कुछ चीज़ें खरीदूं या कुछ नई गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊं, वो तो मेरे ऊपर है। पर मेरी इनकम को जब सपोर्ट किया एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, तो मेरा लाइवलीहुड या मेरा लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर किया सरकार ने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको इनकम सपोर्ट सब्सिडीज भी बोलते हैं, या फिर अगर हम डब्ल्यूटीओ की भाषा में बोलें तो डीकपल्ड इनकम सपोर्ट बोलते हैं। डीकपल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम सपोर्ट सब्सिडीज जिनका मिनिमम इफेक्ट है अपॉन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो इसमें जो सब्सिडीज होती है वो बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक मानी जाती है, और इसमें एज इन डब्ल्यूटीओ सेज कीप गिविंग सच सब्सिडीज, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आता है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स की अगर हम बात करें तो एम्बर बॉक्स आर सपोज टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग का मतलब क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट में जाके कोई चीज़ बेचने की कोशिश की और मुझे कुछ दाम मिला इस चीज़ का। अब सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, तू एक एग्रीकल्चरिस्ट है, तू अपना प्रोडक्ट मुझे बेच दे और मिनिमम इतना प्राइस तेरे को हम देंगे ही देंगे। सो एक इंसान है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, एक इंसान है जो लेज़ी है। जो हार्डवर्किंग इंसान है उसको मिनिमम जब पैसा मिलता है सरकार से, तो वो और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेटर करने की कोशिश करता है। पर जो लेज़ी इंसान है वो कहता है यार, चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इतना हो, चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कुछ और हो, है ना, अगर मुझे इतना पैसा मिल ही रहा है, डजेंट मैटर, आई डोंट हैव टू मेक दिस प्रोडक्ट एनी बेटर बिकॉज एनी वे आई एम गेटिंग दिस मनी। तो इसीलिए कहते हैं ये जो प्राइस सपोर्ट सब्सिडीज है, कहीं ना कहीं ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। किसने बोला? डब्ल्यूटीओ ने बोला। कहाँ पे बोला? दोहा राउंड में बोला। सो एम्बर बॉक्स को कहा जाता है दैट इट इज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन नेचर। इट इज अ प्राइस सपोर्ट सब्सिडी, प्राइस को सपोर्ट करती है। अच्छा, इस चीज़ को क्योंकि ये गलत माना गया है, क्योंकि इससे ट्रेड थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी में खराबी आ सकती है, इसीलिए डब्ल्यूटीओ में ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया दैट वी विल पिक अप अ डी मिनिमस क्लॉज। डी मिनिमस क्लॉज का मतलब क्या है? कि ऐसे टाइप की सब्सिडीज को थोड़ा मिनिमम कर दो, थोड़ा कम कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ओके, तो कहते हैं डेवलप्ड कंट्री सिर्फ 5% दे ऑफ द कॉस्ट, और डेवलपिंग कंट्री सिर्फ दे 10% ऑफ द कॉस्ट। और बोला कि ये डी मिनिमस क्लॉज किस हिसाब से होगा? तो कहते हैं वी विल डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन 1986। तो कहते हैं 1986 में इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी, उसकी जो वैल्यू थी, उसका 10% आप दे सकते हो प्राइस सपोर्ट सब्सिडी। यूएसए में जो 1986 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, उसकी जो वैल्यू थी, उसका 5% ऑफ कॉस्ट दे सकते हो एज प्राइस सपोर्ट सब्सिडी। अब देखा जाए 1986 के टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इतनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रही थी,
यूएसए में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अगर बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, आप सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर अगर देखो, लेस प्रोडक्शन इन इंडिया, मोर प्रोडक्शन इन यूएस, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यूएस का 5% कैन बी मोर देन इंडिया का 10%। ऊपर से 1986 was too long ago। तो ये बोल तो दिया, लेकिन इंडिया वॉज नॉट रियली हैप्पी विद इट। नॉट ओनली इंडिया, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट हैप्पी विद इट। अभी हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एंड देन वील टॉक अबाउट दिस अ लिटिल फर्दर। फिर आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी। So this payment is on the basis of particular yield, amount of land, number of livestock, etc. मतलब कि अगर बोला कि आपने x प्रोड्यूस किया है तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। अगर मैंने x स्क्वायर प्रोड्यूस किया, फिर क्या ज़्यादा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ x के रिलेटेड ही मिलेगा। तो बोला अगर इतना प्रोड्यूस करोगे तो इतनी सब्सिडी मिलेगी, चाहे मैं इतना प्रोड्यूस करूँ चाहे मैं उतना करूँ, मुझे सब्सिडी इतनी ही मिलने वाली है। तो इसीलिए जायज़ ये लगता है कि इंसान को कि यार अगर सिर्फ इतने में ही मेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो चलो इतना ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये प्रोडक्शन को लिमिट करती है। अगर इतनी लाइफ स्टॉक है तो इतनी सब्सिडी, इससे ज़्यादा लाइफ स्टॉक है तो सब्सिडी नहीं बढ़ रही है। सो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना गया, ये बिल्कुल भी नहीं माना गया। ये थोड़ा बहुत ठीक है, ये कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ठीक है, फॉर द ट्रेड ऑफ अ कंट्री। सो दीज आर द 3 बॉक्सेस दैट वर देयर अंडर द दोहा राउंड। अब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। ये दोहा राउंड की बात नहीं मैं कर रही, क्योंकि एम्बर बॉक्स की बात हुई है इसीलिए हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोग्राम में, जिसमें कहा जाता है कि आपके पास इतना लैंड है तो आपको हम इतना इतना पैसा दे देंगे, दैट इज considered as an income support subsidy, and since it is considered as an income support subsidy, it is a part of the green box. Now so let's look into minimum support price. सबसे पहली बात तो who calculates the minimum support price? Commission for Agricultural Cost and Prices under the Ministry of Agriculture. क्या factors are kept in mind जिसके कारण एक फार्मर को मिनिमम इतना पैसा तो मिलना ही मिलना चाहिए बोला जाता है? तो सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड, उसको कितना पैसा लगा ये चीज़ बनाने के लिए, मार्केट प्राइस क्या है इसके प्रोडक्ट का डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली, एंड इम्प्लीकेशन क्या है कस्टमर की, मतलब अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो कस्टमर कितना पैसा दे पा रहा है एक एग्रीकल्चरिस्ट को फॉर हिज प्रोडक्ट। ये सारे के सारे फैक्टर्स नज़र में रखते हुए एमएसपी कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन स्वामीनाथन फॉर्मूले को भी हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट एमएसपी। ये आपका होमवर्क है, आप देखेंगे कि कितने क्रॉप्स पे स्वामीनाथन फॉर्मूला अप्लाई होता है और किस तरीके से, कौन करता है अप्लाई, ये आपको पता चल गया, CACP। सो ऑर्डिनेंसेस में एमएसपी की कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए लॉट ऑफ किड्स हैव बीन आस्किंग मी कि एमएसपी का क्या होगा। एमएसपी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दोज ऑर्डिनेंसेस आर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। नाउ ऑर्डिनेंसेस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, आई नो दैट। सो अब लेट्स टॉक अबाउट द स्वामीनाथन फॉर्मूला। स्वामीनाथन फॉर्मूला में सबसे पहली बात तो ये है कि जितना भी कॉस्ट है उसका 150% दे दो फार्मर को। क्यों 150% दे दो? क्योंकि अगर मैंने X रुपीज़ लगाए हैं और तुम मुझे X रुपीज़ ही वापस दे रहे हो तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, उसके ओवर एंड अबव अगर 50% मुझे और बढ़ा के वापस दे रहे हो तो जाके मेरा फ़ायदा होता है। अब कैसे कैलकुलेट करा जाए ये कॉस्ट को? तो सबसे पहले तो सीधा देखो कितना कॉस्ट इज इनकर्ड टू द फार्मर। अब ये भी देखा गया है कि एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा फार्मर है जो कि अपनी ज़मीन पे काम कर रहा है और उसने बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है इस ज़मीन पे काम करते हुए। वो जो वर्कर्स हैं जो इसकी ज़मीन पे काम कर रहे हैं उसको ये फार्मर तनख्वाह भी देता है, सैलरी भी देता है, तो वो भी उसके कॉस्ट में आ गई। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक एग्रीकल्चरिस्ट, मेरे पास एक ज़मीन है और मेरी ज़मीन पे मैंने किसी और को नहीं रखा काम करने के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, माई मदर, फादर, माई ब्रदर, माई अंकल्स एंड माई आंट्स, ये सारे के सारे उधर काम कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली फैमिली को कौन सैलरी देता है? कोई नहीं देता। लेकिन ये देखा गया कि ये जो फैमिली लेबर है, ये जो मेरे मम्मी पापा भाई बहन ये सारे के सारे मेरी ज़मीन पे काम कर रहे हैं जिनको मैं तनख्वाह नहीं दे रही हूँ, अगर कल जाके ये लोग कोई और जॉब ले तो मुझे किसी को तो इस ज़मीन पे काम करने के लिए रखना पड़ेगा ना। दूसरी बात,
वो जॉब क्यों लेंगे? क्योंकि मैं उनको सैलरी ही नहीं दे रही, तो उनकी तो कोई आमदनी हो ही नहीं रही। सो इसीलिए देखा गया कि दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो कहता है कॉस्ट तो तुम सारा का सारा रख लो, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड करो। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो तुम्हें पे करना पड़ता अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लैंड पे काम नहीं कर रही है। क्योंकि तुम्हारी फैमिली काम कर रही है, इसका मतलब तुम्हारी फैमिली कहीं और काम नहीं कर रही। अगर कहीं और काम करती तो शायद और सैलरी मिलती उसको। तो ये भी तो एक कॉस्ट है जो आप एज अ फैमिली इनकर कर रहे हो यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए। इसीलिए हम आगे पीछे देखेंगे कि लेबरर्स को कितना पैसा मिलता है, और उस हिसाब से यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे इस कॉस्ट को, इवन दो ये कॉस्ट एक्चुअली इनकर नहीं हो रहा है, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट बोल देंगे। फिर आता है तीसरे लेवल का। अच्छा, सोचो ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज़मीन पे नहीं काम किया, उसने किसी और की ज़मीन किराए पे दी, तो वो रेंट भी देगा। सोचो ये किराया देने के लिए और ये खेती बाड़ी करने के लिए इस किसान ने एक लोन दिया, तो लोन लिया तो वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देगा। वो सारा इस फार्मर की कॉस्ट में आ गया, पर उसकी कॉस्ट में नहीं आया जिसने अपनी ज़मीन पे काम किया, जिसने ज़मीन पे काम करने के लिए कोई लोन भी नहीं लिया। अब इधर तीसरे वाले फॉर्मूले में बोला कि एक तो उसका कॉस्ट देखो, दूसरा अगर वो फैमिली लेबर को यूज़ कर रहा है तो आगे पीछे देखो कि लेबर का कितना कॉस्ट है, उसको भी इसकी कॉस्ट में ऐड करो। रेंट वो नहीं दे रहा, लेकिन अगर देता तो जितना रेंट बनता वो भी उसके कॉस्ट में ऐड करो। लोन उसने नहीं लिया, लेकिन अगर वो लेता तो कितना इंटरेस्ट देता वो भी उसके कॉस्ट में ऐड करो। ये बनेगा उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका 150% दे दो। सो ऑफकोर्स सरकार लाइक्स दिस फॉर्मूला, फार्मर्स लाइक दिस फॉर्मूला। ये आपने देखना है कि कितने क्रॉप्स के ऊपर स्वामीनाथन फॉर्मूला अप्लाई होता है, अगर होता है तो, और अगर अप्लाई होता है तो वो C2+FL है कि C2+FL प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी। सो दिस इज योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर आया आपका एक्सपोर्ट सब्सिडी। सो एक्सपोर्ट सब्सिडी करने से पहले वहाँ पे हम लोगों ने डोमेस्टिक सब्सिडी लिखा था ना, एग्रीकल्चरल अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, फिर उसमें लिखा था डोमेस्टिक सब्सिडी, फिर देखा था एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी तो समझ में आ गया कि जब भी हमारी सरकार हमें बोलती है कि आप अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे ताकि आप और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, हमारा जीडीपी भी बढ़े, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना रहे। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी को नज़र में रखते हुए हाल ही में कुछ हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अगेन ये एक्सपोर्ट सब्सिडी वेरी मच अ पार्ट ऑफ दोहा राउंड, लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडी तो हमें पता है बिकॉज वी डन इट मैनी टाइम्स। मैं इसके हिसाब से आज की डेट पे क्या करंट में है उसकी बात कर रही हूँ। तो इंडिया वर्सेस यूएसए काफ़ी केसेस हैं, सोलर के ऊपर भी हुए थे, पर एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव केस है जो हाल ही में हुआ था, जिसमें यूएसए ने ये बोला कि इंडियन सरकार अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स को इतनी सारी सब्सिडीज़ देती है, इंसेंटिव्स देती है, जिसकी वजह से एक इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक चीज़ बनाना कम दाम पे वो बनती है, उनका इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है। और क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है तो इंडियन एक्सपोर्टर बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है बिकॉज उसका इनपुट कॉस्ट कम है। और जैसे ही वो उसका इनपुट कॉस्ट कम हो गया और इंडियन एक्सपोर्टर ने एक चीज़ एक्सपोर्ट कर दी, तो किसी और के देश में जाके वो उसकी डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। United States of America said that Indian products which come into USA are damaging their domestic market. Why? Because सस्ती है, क्योंकि सरकार ने बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं, बहुत सब्सिडीज दिए हैं। कौन से इंसेंटिव्स दिए हैं? ये सारे किए हुए हैं हमने। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो जैसे SEZ होता है, वहाँ पे जो चीज़ बनती है वो देश में भी बिक सकती है, बाहर भी जा सकती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में भी टैक्स इंसेंटिव आएगा, बिजली पानी ये सब कुछ सस्ता मिलेगा। और जो भी चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में बनेंगी उनको हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। फिर एक्सपोर्ट
प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, मतलब अगर कोई इंसान इंपोर्ट कर रहा है किसी मशीनरी को और उस मशीनरी को यूज़ करके कुछ बना रहा है, कोई गुड्स बना रहा है जो आगे जाके वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो ऐसी मशीनरी के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हम हटा देंगे, प्रोवाइडेड कि कुछ टाइम के अंदर अंदर ये गुड्स बने भी और एक्सपोर्ट भी हो और कुछ पैसा, एक अमाउंट, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट वो इंसान कमाए भी, राइट। सो ये बोला कि अगर आप मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हो इनटू इंडिया तो वो मशीनरी को यूज करके गुड्स बनाओ और वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो एक पर्टिकुलर डेट तक और कुछ सर्टेन अमाउंट भी कमाओ, तो ही जाके इस इंपोर्ट के ऊपर हम ड्यूटी को नलिफाई कर देंगे। फिर है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम्स, जो हम इनपुट्स के ऊपर जो रॉ मटेरियल्स जो हम लोग लेकर आते हैं इंडिया में, ताकि हम इंडिया में चीज़ें बना सके, ताकि उसको बाहर जाके बेच सके, तो उसके ऊपर भी हमारे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम्स दिए हैं सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, यहाँ पे भी जो हम इंपोर्ट करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी पार्क्स में चीज़ें अच्छी तरह से बन सके, ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर सके, तो जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी फ्री कर देते हैं। दैट इज़ वाई आवर प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेल आउटसाइड, ये यूएसए का मानना है और यूएसए का ये भी मानना है, इसीलिए यूएस की डोमेस्टिक मार्केट सफ़र कर रही है। तो यूएस गया डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास, हमें पता है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या होता है, जो गवर्निंग काउंसिल होता है उसी के साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ बना था। तो इसके पास गया, यूएस जीत गया, इंडिया हार गया। अब जैसे ही एक लेवल पे हम एक केस हार जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, अपील। तो ऐसे ही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का भी एक एपेलेट बॉडी है। अब ये एपेलेट बॉडी में होने तो चाहिए 7 मेंबर्स, पर 7 मेंबर्स होने तो चाहिए थे, पर थे सिर्फ 3। और हाँ, कोरम 3 मेंबर्स का होना चाहिए, तो ही जाके एक एपेलेट बॉडी में केस एक्चुअली आगे बढ़ सकता है। यू नीड 3 मेंबर्स, कोरम इज 3। पर 3 में से 2 रिटायर हो गए दिसंबर 2019 तक, क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो गया था। अब कुल मिला के कितने लोग रह गए, 1 जना। कोरम कितना है, 3 पीपल। सो ये केस इंडिया ने एपेलेट बॉडी तक पहुंचा ज़रूर दिया, लेकिन क्योंकि अब एपेलेट बॉडी में कोरम नहीं है, इसीलिए अपील पेंडिंग है। क्योंकि अपील पेंडिंग है तो इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री कहती मार्च 2020 में कि लिसन, वी कांट डू एनीथिंग, हम ये स्कीम्स को वैसे के वैसे ही रख रहे हैं। वो अलग बात है कि MEIS को रोडमैप में हमने कन्वर्ट कर दिया है, वो हमने किया था क्लास में, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़, जो नई, मतलब इट इज़ द सेम थिंग, द नेम इज़ डिफरेंट। सो मार्च 2020 में इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड, क्योंकि ये एपेलेट बॉडी में अभी भी फंसा हुआ है केस और एक्चुअली उसका डिसीजन नहीं आया है, सो द स्कीम्स आर स्टेटस क्वो, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज देम। ये हो गया एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में थोड़ी सी बात। फिर तीसरी चीज़ जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में लिखा था वो था मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस मतलब आर यू अलाउइंग other people's goods and other people's services to enter into your market. So एंट्री में आप 2 बैरियर्स लगाते हो, या फिर टैरिफ बैरियर या फिर नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर आगे देखेंगे। टैरिफ बैरियर होगी आपकी ड्यूटीज। सो ये कहा गया दोहा राउंड में कि टैरिफ ड्यूटीज को स्टेडिली, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको कम करते रहो। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको टैरिफ बैरियर्स में कन्वर्ट कर दो, and a higher limit of tariff is suggested beyond which it must increase. See, कहते इतना टैरिफ लगा दो, इसके ऊपर टैरिफ प्लीज मत लगाओ, बिकॉज देन फिर ये जो ट्रेड है वो ढंग से फैसिलिटेट नहीं हो पाएगा इंटरनेशनली। सो दिस इज योर मार्केट एक्सेस। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। फिर हम लोगों ने कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन क्योंकि क्लास में कर चुके हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ है कि भाई ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अगर आप इतने सारे टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर लगाओगे तो वो कहाँ से कर पाएंगे अपना ट्रेड। तो जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है प्लीज़ उनको ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री उनका ट्रेड करवा दो, कि मतलब जब आपके देश में उनके गुड्स एंटर हुए ड्यूटी मत लगाओ।
क्योंकि ड्यूटी लगाओगे उनके गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो वो बेचारे पैसे नहीं कमा पाएंगे, उनकी चीज़ें बिकेंगी नहीं आपके देश में। एंड ये एक कलेक्टिव विल है कि वी ऑल हैव टू गो अहेड टुगेदर। तो इसीलिए कुछ कुछ आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। देन इज अनदर राउंड विच इज द बाली राउंड। बाली राउंड में एक पीस क्लॉज अडॉप्ट हुआ था, पीस क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू दोहा राउंड, कि मतलब इंडिया और बहुत सारी और डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि ये एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक सब्सिडी, ये सारी चीज़ें हम नहीं मान सकते। और अगर मानेंगे भी तो एटलीस्ट 4 साल का टाइम दो जिसमें हम अपने एग्रीकल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि हमें प्राइस सपोर्ट सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। ये अलग बात है कि अब तो ये इनडेफिनेटली प्रोलॉन्ग हो गया है लीज क्लॉज, बट इनिशियली इट वाज फॉर 4 years कि गिव अस टाइम फॉर 4 years, हम इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें ताकि अंत में जाके हमें प्राइस सपोर्ट सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत ना पड़े। देन फोकस ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन हाउ, मतलब फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर कि कैसे ये ट्रेड अच्छा हो सके। फिर नायरोबी में मीट हुई 2015 में। दे सेड कंप्लीटली एलिमिनेट सब्सिडीज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई सब्सिडीज दो ही मत। ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि वी listen it to the T, but yeah, you can steadily decrease your subsidies. Then they said stock for food security. मतलब फूड सिक्योरिटी कभी अकाल ना पड़ जाए तो आपको स्टॉक रखना चाहिए सरकार को, हमारी सरकार भी रखती है, बट स्टॉकिंग एंड होर्डिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टॉक हम तब करते हैं क्योंकि वी कैन एंटिसिपेट दैट येस देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, पर एक लेवल से ज़्यादा अगर हम स्टॉकिंग करने लग जाएं तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या कोई भी गुड्स है उनकी अहमियत भी कम होने लग जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा होर्ड करने लग गए एज अ गवर्नमेंट ऑल्सो, इफ़ वी स्टार्ट होर्डिंग अ लॉट, देन मार्केट में चीज़ कम पड़ जाएगी, और जैसी चीज़ कम पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो दे आर सेइंग स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी। देन दे से अप्लाई इंक्रीज टैरिफ टू सेव डोमेस्टिक मार्केट। तो कहते हैं सब्सिडीज को ख़त्म कर दो, लेकिन अपनी डोमेस्टिक मार्केट को एक और तरीके से आप बचा सकते हो। जो इनकमिंग गुड्स हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उनके ऊपर टैरिफ्स इंक्रीज कर दो। सो दैट इज इट फॉर दिस, लेट्स गो अहेड। अब 2 टाइप की ड्यूटीज लगती थी, ये तो लगती थी, ये अभी भी लगती है। सो 2 टाइप की ड्यूटीज हम लगाते हैं, हम बैरियर्स लगाते हैं जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी को एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो फॉरेन गुड्स हम लेकर आते हैं ना, दे अपीयर टू बी चीपर। अभी दे कैन अपीयर टू बी चीपर फॉर 2 reasons. इफ आई एम इम्पोर्टिंग दिस इज अ फॉरेन गुड, ये और मेरा हिंदुस्तानी ग्लास ये चीप लग रहा है मेरे को, ये क्यों चीप लग रहा है, पहली बात। या फिर जिस फॉरेन कंट्री से मैंने ये ग्लास लेकर आई हूँ, मैं इंपोर्ट करके आई हूँ, उसने इसके ऊपर इतनी सारी सब्सिडीज लगा दी कि एक्सपोर्टर के लिए इनपुट कॉस्ट बहुत ही कम हो गया, जिसकी वजह से जब ये मेरे देश के अंदर एंटर किया है, इवन दो मैंने इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई है, ये फिर भी सस्ता दिख रहा है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तानी ग्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से ये फॉरेन वाला जो ग्लास है ये मेरे को चीप लग रहा है। So there are 2 ways in which it can appear cheap. Now the thing is that the countervailing duty has been removed. पहले क्या होता था कि हम बोलते थे अच्छा तुमने इतनी सब्सिडीज लगाई हैं फॉरेन कंट्री को, हम जितनी तुमने सब्सिडीज लगाई है उतना हम इसके ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे ताकि वो तुम्हारी सब्सिडीज का इफेक्ट नलिफाई हो जाए। पर अब हमने ये रिमूव कर दिया है। अब इंडिया क्या अप्लाई करता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अप्लाई करता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज अप्लाई करता है और आईजीएसटी अप्लाई करता है। दूसरे टाइप की जो ड्यूटी हो गई वो हो गई एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो वी हैव स्पोकन अबाउट दिस, बेगर दाई नेबर। बेगर दाई नेबर क्या होता है, इफ आई वांट टू बिकम रिच आई शुड मेक एवरीवन एल्स पुअर अराउंड मी। अब क्या होता है कि अगर मैं कोई गुड्स को बहुत ही सस्ते दाम में आपकी कंट्री में बेचती रहूं, पहली बात तो ये है लोगों को लगता है यार इतना सस्ता अगर कोई बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है। उसका प्रॉफिट ये हो रहा है कि आप जैसे और मेरे जैसे लोग ये जो चीप गुड्स है ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें उतने ही स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, उतनी ही सर्विसेज मिल रही हैं कम दाम पे। ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू पे लेसर मनी, राइट।
पर जैसे जैसे हमने ये यूज़ करना शुरू किया, एक टाइम आया हमें, वी आर एडिक्टेड टू दीज गुड्स, वी लाइक देम सो मच दैट वी आर सराउंडेड बाय सच चीप गुड्स। एक लेवल के बाद जब बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स खत्म हो गए मार्केट में और यही गुड्स चल रहे हैं, तो कल जाके अगर ये फॉरेन कंट्री इन गुड्स का दाम बढ़ा भी दे तो भी हम ये गुड्स खरीदेंगे। इसको जैसे लत लग जानी है ऐसे बोल देते हैं। सो क्या होता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी में फॉर एग्जांपल चाइना ने एक्स गुड दिया इंडिया को, ये देखा गया कि ये जो एक्स गुड का प्राइस है चाइना में, उनकी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में वो ज़्यादा है, लेकिन जब वही गुड हमारे मार्केट में वो भेजते हैं तो वो कम है। सो एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे वो, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर यहाँ पे वो 10 रुपए का है, युआन की बात नहीं करें, अगर यहाँ पे 10 रुपए का बेच रहे हैं तो यहाँ पे 8 रुपए का बेच रहे हैं। So this is called dumping. Stop dumping goods in our country, right? So इसका प्रोसीजर क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल होता है ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर होता है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं फिनेंस मिनिस्ट्री को, जो कि इम्पोज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो दिस इज योर काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, आउट ऑफ विच काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज ऑलरेडी रिमूव। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या, हम लोग भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि ये वाले गुड्स डंप हो रहे हैं हमारे कंट्री में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड द आर्टिस्ट पोर्टल मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज इन ट्रेड फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर पीपल टू कंप्लेन अगेंस्ट डंपिंग। नाउ देर आर टाइम्स कि हमें पता चल रहा है कि कोई डंपिंग कर रहा है हमारे देश में, लेकिन हम फिर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं अप्लाई कर रहे। क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है? हमें कोई इनपुट मिल रहा है जिसकी वजह से हमारा कोई सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो हम क्यों ना वो इनपुट कॉस्ट को कम करें। सो समटाइम्स वी डोंट अप्लाई एंटी डंपिंग ड्यूटी इफ़ इट बूस्ट्स अवर इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, बजट 2020 में ये पीटीए की बात हुई है। सो पीटीए एक ऐसा इनपुट है जो कि यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर। अब अगर ये हमें पीटीए कम दाम पे मिलेगा, तो इतना इनपुट हमें कम दाम पे मिलेगा जिसकी वजह से हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत अच्छा करेगी। इसीलिए कभी कभार इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी हम इसको अप्लाई नहीं करते, कभी करते। टोटली डिपेंड्स ऑन वेदर और नॉट इट इज स्पॉइलिंग आवर इकोनॉमी। देन लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जिसको कोटा भी बोलते हैं। फिर होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अच्छा, कभी कभार हमारी सरकार कोई स्कीम्स बनाती है जिसके अंदर कोई गुड्स दिए जाते हैं लोगों को, और सरकार बोलती है कि ये जो गुड्स दिए जाएंगे ये सिर्फ हमारी इंडियन कंपनीज, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज ही इसके ऊपर टेंडर फाइल करके ये सप्लाई कर सकती है गुड्स, कोई फॉरेन कंपनी नहीं आएगी। टेक्निकल बैरियर्स भी लगा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ट्रेडेड, कि मतलब ये जो आपने ट्रेड करके हमने कोई गुड अपने देश में हम लेकर आए हैं, इसमें लेवल ऑफ केमिकल इतना ही होना चाहिए, इससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम वापस भेज देंगे, थिंग्स लाइक दैट। देन देर इज सब्सिडीज टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स इफ वी गिव सब्सिडीज लाइक फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स इंसेंटिव्स, सो देयर बाय हम लोग अपने आप ही ये नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें जब इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा तो हमारे देश की जो गुड्स हैं वो ऑटोमेटिकली चीपर हो जाएंगी, और बाहर के देश से जो हम लेकर आएंगे वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। लेट्स गो अहेड। ये जो आखिर में हमारा समिट हुआ था अर्जेंटीना में 2017 में, ये तो कंप्लीट फ्लॉप शो था, क्योंकि नो वन वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। पीस क्लॉज को, वही दोहा राउंड वाली चीज़ को ऐसे 4 साल तक इंक्रीज करना था, फिर इसको और इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर दिया। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, किसी ने किसी की अग्रीमेंट नहीं की, सो इट एंडेड विदाउट अ जॉइंट डिक्लेरेशन। अभी जो नेक्स्ट है वो 2020 में होना था कजाकिस्तान में। लेट्स लुक एट दैट व्हेन इट हैपेंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। बाकी बहुत सारे टाइप की अग्रीमेंट्स होती है, तो उसका हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं मतलब। सो सबसे पहले अग्रीमेंट की हम बात करते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट पीटीए। इसके अंदर कुछ गुड्स के ऊपर लेस ड्यूटी होती है। सो जितने भी मतलब ए और बी के बीच में कोई अग्रीमेंट होगी, जैसे कि इंडिया और मर्कोसर के बीच में अग्रीमेंट होगी, और हमने बोला यार इतने जो गुड्स हैं इसके ऊपर हम ये अग्रीमेंट कर रहे हैं जो हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं,
ये 10 गुड्स में से लेट्स से 6 गुड्स जो है इसमें हम ड्यूटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं. ये होती है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट इन विच सम गुड्स हैव लेस ड्यूटी. इट इज अ पॉजिटिव लिस्ट. पॉजिटिव लिस्ट मतलब following are the goods where under which we have decided that the duties will be less. और फिर A B C D करके वो गुड्स की लिस्ट हमने लिख दी. ये होती है पॉजिटिव लिस्ट. ठीक है. ये मल्टीलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, मतलब 2 देशों के बीच में भी हो सकती है, बहुत सारे देशों के बीच में भी हो सकती है. फिर आया आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज मैक्सिमम गुड्स के ऊपर 0 ड्यूटी होती है. तो पीटीए में क्या था, कुछ गुड्स पे कम ड्यूटी थी, यहाँ पे मैक्सिमम गुड्स पे 0 ड्यूटी है. राइट. अच्छा, यहाँ पे होती है नेगेटिव लिस्ट. क्या होती है नेगेटिव लिस्ट? तो एफटीए में लिखा होगा फॉलोइंग आर द गुड्स अपॉन विच देयर विल बी ड्यूटी ABC. अच्छा, इनके अलावा बाकी सारे गुड्स पे देयर विल बी 0 ड्यूटी. सो ये नेगेटिव लिस्ट हो गया. कैन बी मल्टीलैटरल ऑल्सो, कैन बी बायलैटरल ऑल्सो. इंडिया श्रीलंका FTA 1998. यू डोंट हैव टू लर्न दिस. इन फैक्ट ये जो एग्जाम्पल्स है ये बहुत ईजिली आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है. फिर होती है एक और टाइप की अग्रीमेंट कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट. इसको हम CECA भी बोलते हैं. यहाँ पे भी क्या है, मैक्सिमम गुड्स पे 0 ड्यूटी है. तो यहाँ पे भी देखा मैक्सिमम गुड्स पे 0 ड्यूटी, यहाँ पे भी मैक्सिमम गुड्स पे 0 ड्यूटी. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल होती है, मतलब 2 देशों के बीच में ही हो सकती है. ये मल्टीलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है. बाकी इसका भी नेगेटिव लिस्ट है, इसकी भी नेगेटिव लिस्ट है. नेगेटिव लिस्ट आई होप यू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल X Y Z ये गुड्स हैं जिसपे इसकी 0 ड्यूटी है, इसकी 0 ड्यूटी है, इसकी 0 ड्यूटी नहीं है. तो नेगेटिव लिस्ट विल बी फॉलोइंग हैव ड्यूटीज अप्लाइड. और इधर लिख दिया Z. कितने गुड्स है? XYZ. क्या लिख दिया? फॉलोइंग हैव अ ड्यूटी विच इज एप्लीकेबल. तो Z के ऊपर अगर ड्यूटी एप्लीकेबल है तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि X और Y पे 0 है. ठीक है. दैट इज अ नेगेटिव लिस्ट. फिर हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. ये होता है CEPA. कुछ नहीं, दिस इज CECA प्लस सर्विसेज. मतलब यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पे सर्विसेज की भी बात हो रही है. इंडिया साउथ कोरिया CEPA. अच्छा, क्या CEPA CECA के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है. सो फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ CEPA तो गुड्स के ऊपर तो तुम्हें ये मैक्सिमम गुड 0 ड्यूटी वाली चीज करनी ही पड़ेगी, और ऐसे ही आप सर्विसेज के ऊपर भी कर रहे हो. ये अग्रीमेंट साइन करके क्या होगा? व्हाट इज द पर्पस? Nothing. The purpose is that A, you are having a good economic partnership. B, you are having good diplomatic relations also. C, you have a very good market. जहाँ पे अगर तुम्हारे गुड्स बहुत ही अच्छे हों और 0 ड्यूटी हो तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को खरीदेंगे. So you get a very nice market for your goods. फिर आता है कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन क्या है? It is an FTA block with common external barriers. अब इसको आप ध्यान से सुनिए. जैसे कि हमने कहा इंडिया और श्रीलंका FTA ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बोला कि मैक्सिमम गुड्स के ऊपर हम 0 ड्यूटी लगाएंगे. ठीक है जी. लेकिन इसके बाद इंडिया सिंगापुर के साथ क्या टैरिफ लगाएगा, या साउथ कोरिया के साथ क्या टैरिफ लगाएगा, या श्रीलंका सिंगापुर के साथ क्या टैरिफ लगाएगा, या साउथ कोरिया के साथ क्या टैरिफ लगाएगा, उसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते. दे कैन ओनली टॉक अबाउट ईच अदर. दे कांट से कि अच्छा इंडिया जब तू सिंगापुर के साथ है तो तेरे को इनके ऊपर इतने टैरिफ लगाने पड़ेंगे. इंडिया डजंट हैव टू लिसन टू श्रीलंका हियर. ये तो FTA है. अब यही डिफरेंस है FTA और कस्टम यूनियन में बेटा. जब कस्टम यूनियन में कुछ कंट्रीज आ जाती हैं तो वो एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करती हैं तो वहाँ पे FTA हो रहा है, मतलब मैक्सिमम गुड्स पे 0 ड्यूटी हो रही है. पर ये सारी की सारी कंट्रीज, सोचो 5 कंट्रीज हैं, 5 की 5 कस्टम यूनियन में आ गई. 5 की 5 जब एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी तो मैक्सिमम गुड्स के ऊपर 0 ड्यूटी होगी. अच्छा, ये 5 इज एज ए यूनिट. जब ये इन 5 में से कोई भी एक कंट्री कोई और कंट्री के साथ ट्रेड करेगी तो उसके ऊपर क्या टैरिफ लगाएगी ये 5 डिसाइड करेंगे, और ये सबको मानना पड़ेगा. विद इन देमसेल्व्स दे हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट.
But when these five, in our example there are five, when these five interact with other countries beyond these five, तो common tariff होंगे और सबको same tariff लगाना पड़ेगा और it will be binding upon them. For example, South African Custom Union, जैसे CECA और CEPA किया था, ऐसे ही कस्टम यूनियन कस्टम मार्केट होता है. तो कस्टम मार्केट क्या होगा? कस्टम यूनियन जो कि गुड्स के ऊपर है प्लस सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जैसे यूरोपियन कस्टम मार्केट. और एंड में आया आपका यूरोपियन यूनियन. दिस इज बेसिकली मोर देन वन कस्टम मार्केट, राइट? And they can have similar fiscal and monetary policies, and they can also have shared legislature, executive, judiciary. Usually, example is European Union, right? You can take a screenshot of this and we will go ahead. फिर एक टाइप का जो FTA है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला है, वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. Why is India not a part of it is important. So सबसे पहले it was proposed FTA between 6 ASEAN countries और उनके 6 FTA partners. अब countries जो ये सारी की सारी है, collectively they command 25% of global GDP. सोचो कितना ज़्यादा इनका global GDP में इनका योगदान है. global trade में भी काफ़ी योगदान है. RCEPA इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ये कहा गया था कि टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर दो, एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, टेक्निकल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखो तो ताकि तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे बने, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आपके अच्छी तरह से बन पाए ताकि आप और ज़्यादा पैसा कमा पाओ. सो इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक पार्टनरशिप. नाम से ही पता चल रहा है. इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट. वाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन इट? पहली बात तो ये तो लॉजिक है यार. मैं अगर if one country is getting into an FTA with another country, free trade agreement, maximum goods zero duty, तो क्या मैं उस कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट में होनी चाहिए कि ट्रेड सरप्लस में होना चाहिए? सो अगर मैं किसी के साथ ये ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रही हूँ तो एटलीस्ट ट्रेड सरप्लस तो होना चाहिए ना. व्हाट इज ट्रेड सरप्लस? मतलब मेरी चीज़ें दूसरे के देश में बहुत बिकती हैं. अगर ऑलरेडी ड्यूटी के साथ मेरी चीज़ें नहीं बिक रही और उसकी ज़्यादा बिक्री है मेरे देश में, तो जब ड्यूटियाँ हटा दोगे तो कितना सस्ता पड़ जाएगा वो बाहर का इम्पोर्टेड गुड जो ऑलरेडी मेरे देश के लोग खरीद रहे हैं. जैसे ही सस्ता पड़ा वो तो और खरीदेंगे, तो मेरी डोमेस्टिक मार्केट तो कहीं की नहीं रहेगी. सो सबसे पहली बात तो इंडिया हैज़ ओवर $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट विद द RCEP कंट्रीज. दूसरी बात, अगर हम ये ड्यूटीज़ को कम कर देंगे, चाइना इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो चाइना के वो गुड्स के ऊपर और वो सस्ते हो जाएंगे, तो फटाफट से इनफ्लो हो जाएगा चीप चाइनीज़ गुड्स का. जैसी चीप चाइनीज़ गुड्स मेरे देश में आए, इट विल बी वेरी वेरी बैड फॉर माई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फॉर माई ऑटोमोबाइल सेक्टर, फॉर माई स्टील इंडस्ट्रीज. तो ये तो गलत है ना. तो इसके ऊपर क्या हम और चार्जेस लगा सकते हैं, क्या और टैक्सेस लगा सकते हैं? ये इंडिया चाहती थी कि हम सेपरेट ड्यूटीज़ लगाए चाइनीज़ गुड्स के ऊपर, जो कि अलाउड नहीं है इसके अंदर. तो ये हमारे पहले 2 रीजंस. देन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट रीजंस. फिर हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स. लेकिन क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारा मैक्सिमम दूध जो है हमारे देश में जो वो लिक्विड फॉर्म में बिकता है. अब लिक्विड फॉर्म में अगर बिक रहा है तो ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है. अब देखते हैं RCEP के अंदर. अब न्यूजीलैंड भी बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सॉलिड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और सॉलिड्स की जो शेल्फ लाइफ होती है, मतलब वो कितनी देर तक रह सकते हैं, वो ज़्यादा होती है. ऑब्वियसली चीज़, बटर, मिल्क पाउडर एक्सेट्रा. अब क्या है कि अगर बैरियर्स हटा दिए तो इनफ्लो हो जाएगा कितना ज़्यादा मिल्क सॉलिड्स का, और मिल्क सॉलिड्स का जैसे इनफ्लो हो जाएगा तो हमारी डेयरी की इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर पाएगी, और हमारे जो लिक्विड मिल्क है उसको ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है. ये अलग बात है कि इस बजट में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्टोरेज फैसिलिटी एंड एयर कंडीशन स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बात ज़रूर हुई है. होते होते कब होगा वी डोंट नो, बट राइट नाउ वी कैन नॉट लेट आवर डेयरी इंडस्ट्री सफ़र. सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न. देन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें कि साउथ के जो इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर RCEP कंट्रीज़ के साथ आपने ये साइन कर लिया तो उधर से, जैसे मलेशिया से, इंडोनेशिया से
चीपर टी, कॉफ़ी, रबर, कार्डमम, पेपर, ये सब कुछ आ जाएगा। तो हमारे टी, कॉफ़ी, रबर, कार्डमम, पेपर कोई भी नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट को हार्म होगा। अनदर रीज़न वाई वी डिड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट। फिर एक होती है रैचेट ऑब्लिगेशन। रैचेट ऑब्लिगेशन इज वंस यू अग्री यू कैन नॉट गो बैक। एक बार आपने बोल दिया कि हाँ हम ये ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं, यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड। और इंडिया सेज कि नहीं, हमें थोड़ी एग्जेप्शंस यहाँ पे भी चाहिए, जो नहीं मिली तो इंडिया डिड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट। फिर बेस ईयर की इन्होंने बात की, कहते 2014 तक के जो तुमने टैक्सेस लगाए ना, जितने टैक्सेस लगाए हैं वही टैक्सेस के बेसिस पे हम लोग ये अग्रीमेंट साइन करेंगे, उससे ज़्यादा टैक्सेस नहीं हो सकते। तो इंडिया कहता है ये 2014 से प्लीज़ इसको 2019 करो, क्योंकि 2014 से लेके 2019 तक हमने कितनी सारी गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज किया है, तो हम तो बहुत ही सफ़र कर लेंगे। बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नॉट रियली अग्रीड अपॉन, इंडिया डिड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ RCEP। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग नहीं नहीं RCEP का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा ग्लोबल ट्रेड का आप पार्ट बन जाते। पार्ट तब बनो व्हेन यू आर केपेबल। हाँ, ये भी है कि आगे जाके ऑफ कोर्स यू विल व्हेन एवर यू बिकम केपेबल यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन अभी अगर मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, इफ़ आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार एंड इफ आई एम ड्राइविंग इट एट अ हाई स्पीड, ऑब्वियसली आई विल गेट इनटू एन एक्सीडेंट, राइट। तो पहले अपनी क्षमताओं को थोड़ा बेटर करो और फिर जाके देखो वेदर और नॉट यू आर एट अ पोजिशन कि आप ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट बन पाओगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं जो आपका होमवर्क है, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा एंड लेट्स टेक द लेसन फॉरवर्ड।